नमस्कार दोस्तों, वी आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैभव। आज हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 7 के एक और चैप्टर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रश्न पत्र 7 है वो जनरल स्टडीज़ का 5वां पेपर है और इसका जो एक भाग है जिसमें विभिन्न अधिनियम है उसका एक भाग है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो ये जितने भी अधिनियम हैं उसमें से जो हमारी रणनीति रहेगी कि हमें सभी अधिनियमों का कीवर्ड याद होना चाहिए। सभी अधिनियमों की मुख्य बातें हमें याद होनी चाहिए, हमें उनके फैक्ट कुछ याद होने चाहिए। क्योंकि यदि आप मुख्य परीक्षा का प्रारूप देखें तो वो है अंक 2, अंक 4, अंक 8 और अंक 10। इसमें से जो 2, 4 और 8 है ये आपके जो अभी हमारा जो क्लास चल रही है उसमें 2, 4 और 8 नंबर के जो प्रश्न हैं उसमें हमको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि यदि आप प्रश्नों की जो संख्या देखेंगे वो 2 और 4 और 8 इसके सबसे ज़्यादा है। यदि आप देखेंगे तो 22 क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के आ रहे हैं, 13 क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर के आ रहे हैं और 8 क्वेश्चन जो है वो आपके 8 नंबर के आ रहे हैं। और सबसे ध्यान देने योग्य ये बात है कि ये जो तीनों आपका पार्ट है ये कंपलसरी है। तो इसलिए जो हमारा लेक्चर आज होने वाला है वो इसी को ध्यान में रखते हुए कि हम कम शब्दों में कैसे अधिनियम को कवर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यदि हम इसकी बात करें तो पहले इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलते हैं। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन। उनका कहना है इसके बारे में कि सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है और किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि पूरे विश्व में जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ सूचना के अधिकार का कितना महत्व है। यदि हम भारत में सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पूरे विश्व में 1766 में स्वीडन में सूचना के अधिकार को सर्वप्रथम मान्यता दी गई। भारत में यदि हम बात करें तो भारत में 70 के दशक में सूचना के अधिकार की मांग उठने लगी थी। एक बहुत ही प्रसिद्ध केस है चोपड़ा हत्याकांड, जो कि रंगाबिल्ला केस से संबंधित है। उस केस में सबसे प्रथम बार सूचना के अधिकार की मांग उठी थी रंगाबिल्ला जो अपराधी थे उनके इंटरव्यू को लेकर। उसके पश्चात यदि हम आते हैं तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार की वकालत की थी। मतलब उस केस में सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना था कि जो कार्यपालिका है उसे नागरिकों को सूचना का अधिकार देना चाहिए। उसके पश्चात 1975 में एक और वाद आया, उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण वाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्य का ब्यौरा जनता को प्रदान किया जाना चाहिए। अब यदि हम इसकी पुरानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलें, जब भारत में ब्रिटिश राज था तो उस समय ब्रिटिश शासन ने एक अधिनियम बनाया, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। ये क्या था? इसमें इस अधिनियम की खास बात ये थी कि शासन कोई भी बात या कोई भी कार्य जो वो जनता के लिए कर रहा है उसे जनता से छुपा सकता था। भारत जब आज़ाद हो गया 1947 में और जब भारत का संविधान बन रहा था तब भी ध्यान देने योग्य ये बात है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। मतलब 1950 से लेके 1975 तक यदि आप देखें तो सूचना के अधिकार अधिनियम को लेकर कोई भी बात इस विषय को लेकर नहीं हुई। 2006 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे, इन्होंने शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 को निरस्त करने की सिफारिश की थी। किंतु वर्तमान में भी शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 समाप्त नहीं किया गया है। यदि हम इसके आगे बढ़ें तो सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई 1990 के दशक में, जिसके फलस्वरूप 2002 में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया। अब आप बोलेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम तो 2005 है, तो ये 2002 सूचना की स्वतंत्रता विधेयक क्या है? ये विधेयक सूचना का अधिकार अधिनियम का ही
आप पूर्व रूप मान सकते हैं, किंतु इसे लागू नहीं किया गया। इसे पास तो जरूर किया गया, राष्ट्रपति की अनुमति मिली, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। उसके पश्चात जो सरकारें थी वो आती जाती रहीं, और उसके बाद जब तत्कालीन यूपीए सरकार आई और उसने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत एक जवाबदेही सरकार बनाने की जो अपनी मंशा प्रकट की थी, उसके आधार पर उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 12 मई 2005 को लोकसभा से पारित किया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति से इसकी अनुमति प्राप्त हुई और 15 जून 2005 को ही कुछ उपबंध इसके लागू कर दिए गए। किंतु पूरा का पूरा जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इसमें संपूर्ण भारत में आज वर्तमान समय में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू और कश्मीर का अब राज्य के रूप में अस्तित्व नहीं रहा है। अब चूंकि पूरे जम्मू एवं कश्मीर में भारत का संविधान लागू होता है, इसीलिए 12 अक्टूबर 2005 से जो सूचना का अधिकार अधिनियम था वो अब संपूर्ण भारत में एक साथ लागू होता है। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे कि इस सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य यही है कि यदि लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है, तो जनता को जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी देश में जो जितने भी कार्य हो, उसे जानने का हक है कि जो कार्य हो रहे हैं उसमें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। तो आइए इसके उद्देश्य के बारे में कुछ प्रमुख बातें हम जानते हैं। पहला है लोक प्राधिकारियों के कार्यों में पारदर्शिता लाना। यदि अधिनियम का मुख्य प्रभाव देखें तो वो यही है कि पारदर्शिता मतलब कांच की तरह साफ होना चाहिए कि यदि हमारे पास इतने पैसे हैं और इन पैसों में हमने इस सड़क का निर्माण किया है तो क्या वो उचित है। ये सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषता है या प्रमुख उद्देश्य है, पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। दूसरा है किसी सूचना की जन साधारण तक पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब जनता का यदि शासन है तो जनता को उस बात की पहुंच होनी चाहिए या उस बात की सूचना होनी चाहिए कि जो भी कार्य हो रहा है वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो किसी सूचना की जन साधारण तक पहुंच सुनिश्चित करना। नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति को स्थापित करना। इसका मतलब ये है कि जो नागरिक हैं वो सरकार से कैसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए एक विधिवत ढांचा तैयार करना, ये इस अधिनियम का उद्देश्य है। चौथा और महत्वपूर्ण, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। लोकतंत्र की यदि आप प्रारंभिक नींव देखें तो वो यही बात करता है कि जो राजतंत्र है उसमें सर्वाधिक क्या होता है, उसमें सर्वाधिक भ्रष्टाचार होता है। किसी एक व्यक्ति का वंशानुगत रूप से शासन होता है, उसी को आधार मानकर ही पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। किंतु वर्तमान में यदि आप देखें तो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार सर्वाधिक होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पूर्ण रूप से पारदर्शिता नहीं बरती जाती है। तो पारदर्शिता लाने का एक जो माध्यम है वो सूचना का अधिकार हो सकता है। तो इसका दूसरा माध्यम क्या बन सकता है? भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। आगे यदि हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो शासन और उसके उपक्रम को उत्तरदायी बनाना। किसके लिए उत्तरदायी बनाना? जनता के लिए उत्तरदायी बनाना। तो जनता के प्रति उत्तरदायी वो तभी होंगे जब जनता के पास कुछ ऐसे अधिकार होंगे जिस प्रकार या ऐसे कुछ हथियार होंगे जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। अब यदि हम इसके आगे की बात करें तो हम आते हैं सूचना के अधिकार का तात्पर्य क्या है। यदि हम अधिनियम में बात करें, सूचना का अधिकार बहुत बृहद हो सकता है, किंतु यदि हम इसके अधिकार की बात करें कि ये हो क्या सकता है, तो अधिनियम की धारा जो 2 है वो इसकी परिभाषा देती है। अधिनियम की धारा 2F के अनुसार इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रण में है को प्राप्त करने से है। साधारण शब्दों में यदि मैं बोलूं तो सूचना का अधिकार ये बोलता है कि यदि कोई सूचना जो किसी भी सरकारी अधिकारी, चाहे वो राष्ट्रपति हो या निचले स्तर में तहसील का कार्यालय हो, यदि कोई भी सूचना इसमें लोक प्राधिकारी के पास है तो वो सूचना भारत देश के किसी भी नागरिक को जानने का हक है। इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं। पहला, कृति, दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण।
दूसरा, कोई दस्तावेज की टिप्पणी या प्रमाणित प्रति। तीसरा, सामग्री का प्रमाणित नमूना। चौथा, डिस्क या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कंप्यूटर में भंडारित सूचनाएं। कुल मिलाकर यदि आप इसे पूरा अच्छे से समझेंगे तो ये यही बात बोल रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक यदि शासन के पास कोई जानकारी है और वह जानकारी धारा 8 के तहत, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, धारा 8 के तहत यदि उसे प्रकटीकरण करने से छूट नहीं प्राप्त है तो वो सभी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत जनता को प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें कि अधिनियम में आवेदकों को क्या अधिकार प्राप्त है। आवेदक यानी जनता या भारत के नागरिक। तो कोई भी नागरिक सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अनुरोध प्राप्त कर सकता है। यह सूचना 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि, इसमें भी एक उन्मुक्ति है, यदि सूचना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे में इसे उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अधिनियम के दायरे में राष्ट्रपति से लेकर सभी निकाय शामिल हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि अधिनियम के दायरे में राष्ट्रपति से लेकर सभी निकाय शामिल हैं। अब यदि हम इसके आगे बात करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम, अधिनियम में क्या है, जो हमारा मुख्य विषय भी है, हमारे प्रश्न पत्र में अधिनियम के बारे में पूछा है, तो अधिनियम की कुछ बेसिक जानकारी हम इसमें देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू। कुल अध्याय हैं इसमें 6, कुल धाराएं हैं 31 और 2 अनुसूचियां इसमें हैं। हम अध्याय 1 की बात करें तो ये 2 धाराओं से मिलकर बना है, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है और धारा 2 जो है वो परिभाषाएं हैं। यदि मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन यही आएगा कि परिभाषाएं कौन सी धारा में है या सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर वैसे ही कर सकते हैं। अध्याय 2 की मैं बात करूं तो अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर धारा 11 तक का वर्णन है। ये प्रमुख अध्याय और प्रमुख धाराएं हैं इस पूरे अधिनियम की। धारा 3 जो है वो ये बताता है कि ये जो अधिनियम है सूचना का अधिकार अधिनियम है। धारा 4 की यदि मैं बात करूं तो प्रत्येक सरकारी विभाग द्वारा सूचनाओं का प्रकटीकरण करना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि आज आप कोई भी सरकारी विभाग में जाइए तो वहाँ पर एक आपको बोर्ड मिलेगा जिसमें ये लिखा होगा जन सूचना अधिकारी या सहायक जन सूचना अधिकारी। ये क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो आपको सूचना प्रदान करने का काम करते हैं, या लोक प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के नाम से सूचना के अधिकार अधिनियम में जिनका वर्णन है उसका व्यवहारिक रूप आपको जन सूचना अधिकारी के रूप में मिलता है। ये है आपका धारा 4 में। अब यदि हम धारा 8 की बात करें तो सूचना, अब चूंकि सरकारी विभाग में सभी प्रकार की सूचना होती है तो कुछ सूचना के प्रकट किए जाने से छूट प्रदान की गई है। यदि आप पिछला CGPSC 2018 का पेपर देखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था 8 नंबर का, जो 100 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? सूचना को प्रकट किए जाने से छूट, यदि मान लीजिए कुछ सूचनाएं हैं जो अधिनियम से छूट प्रदान की गई हैं, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, यदि मान लीजिए कोई ऐसी सूचना है जिससे देश की सुरक्षा या एकता को खतरा है तो वो सूचना देने से सरकार मना कर सकती है। दूसरा, गोपनीयता, जो हमने इसके पहले ब्रिटिश शासन में एक राष्ट्रीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की बात की थी, वो इसी की बात कर रहा है। मतलब इसके आधार पर, इसकी जो धारा 5 और 6 है उसके आधार पर सरकार चाहे तो किसी भी विषय को गोपनीयता के आधार पर रोक सकती है। ये जो राष्ट्रीय गुप्त बात अधिनियम 1923 है ये वर्तमान में भी लागू है और इसको बिना छेड़े हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया है। ये जो धारा 5 और 6 है राष्ट्रीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की, इसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन सी बात गुप्त हो सकती है और कौन सी बात गुप्त नहीं हो सकती है। तो कभी कभी इसी का फायदा उठाकर सूचना के अधिकार के कानून का जो अधिकार है जनता का, उसका कभी कभी हनन किया जाता है।
ऐसा आप बोल सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित यदि कोई सूचना है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों से संबंधित है, तो उस सूचना को भी प्रकट करने से छूट प्रदान की गई है। यदि कोई व्यापार रहस्य है या कोई कारोबार से संबंधित बातें हैं, जो बातें बाहर आने से उस व्यापार से संबंधित चीज़ों को खतरा पैदा हो सकता है, तो ऐसी सूचना भी नहीं दी जा सकती है। और इसमें एक प्रमुख भाग हम जोड़ सकते हैं, विदेशों से संधि। यदि किसी ऐसे विदेश संबंध है हमारे किसी देश के साथ जिसमें कोई संधि है, वो हम उसकी पूरी बातें साझा नहीं कर सकते देश या अन्य लोगों के साथ, तो वो भी उसे भी सूचना के अधिकार अधिनियम से छूट प्रदान की गई है। अगले में यदि हम चलें तो है अध्याय 3। अध्याय 3 धारा 12 से लेकर धारा 14 तक है। ये सूचना आयोग का, केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णन करता है। धारा 12 जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णन करता है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 अन्य मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर होती है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और जो सदस्य है वो विपक्ष का नेता होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और संघ का कोई भी एक मंत्री उसका सदस्य होगा। यहाँ जो लोकसभा के विपक्ष का नेता है, यदि मान लीजिए कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं है, तो भी जो लोकसभा का सबसे बड़ा दल का विपक्ष का नेता होगा वो इस समिति का सदस्य होगा। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य क्या क्या होंगे? तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो कार्य है वो है अधीक्षण, निर्देशन व प्रबंधन। उसके बाद योग्यता की यदि हम बात करें कि कौन से लोग सूचना आयोग में कार्य कर सकते हैं या सूचना आयोग के आयुक्त का पद संभाल सकते हैं, तो उसके लिए अधिनियम में विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, पत्रकारिता, प्रशासन और शासन का व्यापक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति शामिल किए गए हैं। सदस्य जो हैं इनके, वो संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए, ना ही किसी राजनीतिक दल से संबंधित होने चाहिए और ना ही उनका अपना कोई वृत्ति या कारोबार होना चाहिए। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्र सरकार की अनुमति से दिल्ली से अतिरिक्त कहीं भी इसका मुख्यालय स्थापित किया जा सकता है। धारा 13 की यदि हम बात करें तो धारा 13 पदावधि व सेवा शर्तें हैं। ये इस साल इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 2019 में आरटीआई एक्ट में परिवर्तन किया गया है। वो धारा 13 में मुख्य रूप से परिवर्तित किया गया है। तो ये पदावधि की बात करता है या पदावधि की बात करता है कि मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितना हो सकता है। तो पूर्व में इसकी अवधि जो थी वो 5 वर्ष थी। शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि थी। वर्तमान में पद अवधि जो है वो केंद्र सरकार तय करेगी। ऐसा आरटीआई एक्ट में संशोधन किया गया है। धारा 14 की यदि हम बात करें तो धारा 14 आयुक्त या अन्य आयुक्तों को हटाने का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के आदेश से सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच किए जाने के उपरांत राष्ट्रपति आयुक्त और अन्य आयुक्तों को हटा सकता है। ये धारा 14 हमें बताती है। अध्याय 4 धारा 15 व धारा 17 से मिलकर बनी है। ये राज्यों में सूचना आयोग का काम करता है। यदि हम धारा 15 की बात करें तो ये राज्य सूचना आयोग के समान काम कर, राज्य सूचना आयोग की संरचना करता है, जो केंद्रीय सूचना आयोग के जैसी ही होती है। नियुक्ति इसके राज्यपाल के द्वारा होती है, समिति की अनुशंसा पर, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री एवं सदस्य जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष और एक मंत्री होता है। राज्य सूचना आयोग के अन्य सभी उपबंध केंद्रीय सूचना आयोग की तरह होते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, यदि आपने केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ लिया है तो आप राज्य सूचना आयोग को भी बिल्कुल वैसे ही देखेंगे, आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। इसके लिए जब भी हम आपको पीडीएफ में नोट्स देंगे, वीआर क्लासेस के जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जब हम आपको इसके पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराएंगे तो उसमें पूरी डिटेल्स होगी कि आप कैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धारा 16 और धारा 17। तो धारा 16 फिर से राज्य सूचना आयोग की पद अवधि के बारे में बात कर रहा है। इसमें भी आरटीआई एक्ट 2019 के तहत संशोधन किया गया है। और धारा जो 17 है वो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों को हटाए जाने से संबंधित है।
अब अध्याय 5 की हम बात करें तो अध्याय 5 जो है वो सूचना आयोग की शक्तियां, कृत्य और अपील से संबंधित है, जिसमें जो धारा 18 है वो ये बताती है कि सूचना आयोग को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। तो जो सूचना आयोग की जो शक्तियां हैं वो एक सिविल न्यायालय के समान है। धारा 19 जो है वो अपील के बारे में बताता है कि अपील कहाँ कहाँ की जा सकती है। यदि मान लीजिए कि आपने किसी एक विभाग में सूचना का अधिकार लगाया है, यदि आप उसकी सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप राज्य सूचना आयोग में जा सकते हैं। राज्य सूचना आयोग से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप केंद्रीय सूचना आयोग में जा सकते हैं। यदि आप केंद्रीय सूचना आयोग से संतुष्ट नहीं हैं तो आप न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं। धारा 20 की यदि हम बात करें तो धारा 20 शास्ति की बात करता है। शास्ति का अर्थ होता है दंड। तो यदि मान लीजिए कि किसी जन सूचना अधिकारी ने आपके आवेदन को, आपने जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपनी सूचना का अधिकार मांगा है वो सूचना नहीं प्रदान की जाती है आपको 30 से 45 दिनों के अंदर, तो दंड का प्रावधान है 250 रुपये प्रतिदिन से लेकर अधिकतम 25,000 रुपये तक का आर्थिक दंड उस संबंधित अधिकारी को लगाया जा सकता है। इसके पश्चात अध्याय 6 जो प्रकीर्ण की बात करता है, ये धारा 21 से लेकर 31 तक है। इसमें भी बहुत सारे विभिन्न उपबंध हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। निरसन है इसमें और अलग अलग और अन्य चीज़ों की ये बात करता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 का संशोधन। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2019 है वो 2005 का संशोधन की बात करता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों, सेवा शर्तों को केंद्र सरकार तय करेगी। तो इसके लिए धारा 13 व धारा 16 में संशोधन किया गया है। धारा 13 और धारा 16 में जो संशोधन है इसको करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि हम इसकी बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त थे या केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त थे, उनका जो पद है वो निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष बनाया गया था। किंतु यदि जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है उसका जो निर्णय है उसके लिए हम अपील सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो चूंकि ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष का रैंक हो जाता था, इसके कारण से ये तर्क संगत नहीं था कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन या फिर उसकी जो पेंशन है वो उसके समकक्ष हो। इसलिए इस धारा 13 व धारा 16 में संशोधन किया गया है। ये केंद्र सरकार के संसद में रखे तर्क हैं, किंतु इसकी आलोचना भी बहुत हुई है। यदि हम इसकी बात करें आलोचनाओं की तो इसके लिए तो पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है। किंतु हम आगे चलें इसमें तो राजस्थान का जन सूचना पोर्टल, ये एक नया और बहुत अच्छा इसमें एक नवाचार किया गया है राजस्थान के द्वारा। यदि हम सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करें, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, सूचना का अधिकार अधिनियम जो आंदोलन है वो राजस्थान से ही चालू हुआ 1990 में। तो यदि हम इसकी बात करें कि राजस्थान में वर्तमान में सूचना के अधिकार के तहत क्या हो रहा है, तो एक नवाचार वहाँ किया गया है कि एक पोर्टल बनाया गया है, जन सूचना पोर्टल। इसका उद्देश्य है कि सरकार के जो सरकारी विभाग हैं उन समस्त विभागों की जानकारी एक साथ एक पोर्टल के माध्यम से आम जनता तक पहुंच जाए। इस पोर्टल में सरकार के 13 विभागों की 23 से 24 प्रकार की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध है। तो ये सूचना के अधिकार अधिनियम का एक नया प्रारूप भारत में एक राज्य के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसमें आप एक ही पोर्टल में जाके पूरी जानकारियां एक जगह इकट्ठे कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि आरटीआई के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, तो अब यदि हम आरटीआई के समक्ष चुनौतियों की बात करें कि भारत में आरटीआई अधिनियम के तहत चुनौतियां क्या क्या हैं इसके सामने, तो पहली चुनौती है जागरूकता में कमी। आप यदि ध्यान देंगे तो हम और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्तमान में सूचना के अधिकार अधिनियम कानून का कभी भी अपने जीवन में उपयोग किया है?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने इस कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग किया है। पीएससी के लिए भी किया जा सकता है इसका उपयोग। तो हम देखते हैं कि एक सर्वेक्षण हुआ, उसमें ये पता चला कि जितने भी प्रतिभागी थे उस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले, जैसे मान लीजिए 100 लोग थे, तो उसमें से मात्र 15 लोगों को ही आरटीआई के बारे में जानकारी थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो जागरूकता है भारत देश में सूचना के अधिकार अधिनियम को लेकर वो कितनी कम है। दूसरा है प्रदान की जाने वाली सूचना की खराब गुणवत्ता। यदि आप देखें तो आरटीआई दाखिल करने वाले जो 75% कार्यकर्ता हैं, वो उनका ऐसा मानना है कि जो उनको सूचना दी जा रही है वो पूरी तरह से संतुष्टि के लायक नहीं है। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये एक सर्वेक्षण का भाग है कि आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 91 और 96% याचिकाकर्ताओं ने आरटीआई के तहत प्राप्त सूचना को असंतुष्टिजनक माना है। इसके पश्चात तीसरा यदि हम देखें इसका, तो समय पर सूचना का प्राप्त ना होना। अब आप देखेंगे, हम जब अधिनियम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि इसमें एक समय सीमा तय है 30 दिन, कि 30 दिन के भीतर आपको कोई भी सूचना देना अनिवार्य है। और यदि जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना है तो उसे 48 घंटे के अंदर देना अनिवार्य है। किंतु उसके पश्चात भी आप देखेंगे तो सूचनाओं के कुप्रबंधन के कारण 50% याचिकाकर्ताओं को समय पर सूचना प्राप्त नहीं होती। अन्य चुनौतियों में हम यदि बात करें तो जो अभिलेखों को रखने का जो तरीका है नौकरशाही में या भारत सरकार या राज्य सरकारों में जो रखने का तरीका है वो बहुत ही कमज़ोर है। आपको पुराने अभिलेख, जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम बोलता है कि 20 साल तक की आप जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 20 साल तक अभिलेखों का रख रखाव भारत में बहुत कम और बहुत ही लचीला स्तर, बहुत ही खराब स्तर है यहाँ पर व्यवस्था संरक्षण करने की। तो ये तो कुछ चुनौतियाँ हैं। अब यदि हम इसके निष्कर्ष पे आए कि इस पूरे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का यदि हम निष्कर्ष निकालें तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम लाया गया था। किंतु यदि आज हम वर्तमान में 2005 के बाद 2020 में यदि हम इसका मूल्यांकन करें तो हम ये देखेंगे कि ये तंत्र की विफलता के कारण अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है जिस प्रकार से इसे प्राप्त करना था। पारदर्शिता की यदि हम बात करें, भ्रष्टाचार की यदि हम बात करें, तो ये उस प्रकार से इफेक्टिव नहीं है जिस प्रकार से सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत देश में इफेक्टिव होना था। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए सरकार और नागरिक संस्थाओं को मिलकर कोई एक मजबूत प्रयास करना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ साथ लोगों की भागीदारी बढ़े। कुल मिलाकर जब तक जनता जागृत नहीं होगी, जब तक जनता के पास इसे लेकर जागरूकता नहीं आएगी, तब तक कोई भी कानून, चाहे वो सूचना का अधिकार अधिनियम हो, चाहे ऐसा कोई भी कानून जो जनता से रिलेटेड है, वो सफल नहीं हो सकता। ऐसा हम निष्कर्ष में बोल सकते हैं। तो ये आज का हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 था। इसमें पूरी जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की है। यदि आपको लगता है कि इस कंटेंट से और भी ज़्यादा कंटेंट आपको चाहिए तो वो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इसमें दी गई जानकारी कैसी लगी। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।